जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं, करंट अफेयर्स के। ये 17 सितंबर 2025 के पीडीएफ के टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपने कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया है। और ये करंट अफेयर्स का लेक्चर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये पूरे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि पूरे टॉपिक्स में हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है गाइस, तो ये झारखंड का टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है हो ट्राइब, HO। ये ट्राइब का नाम है हो ट्राइब। इनके ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि जिसके थ्रू ये यहाँ पर शासन प्रशासन जो है वो करते हैं इस क्षेत्र में। और ये जो इनका सिस्टम है, ये कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि जिस समय ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उस समय बनाया गया था, कोडिफाई किया गया था। बेसिकली बनाया तो इन लोग नहीं है, ट्राइबल ग्रुप्स ने, बट इसको जो है वो लिस्ट में शामिल कर दिया था। और जिसको एक रूल का नाम दिया गया था जिसका नाम था विल्किंसन रूल्स। विल्किंसन रूल्स 1833। इसी के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। पहले एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं कि झारखंड की एक ट्राइबल ग्रुप के गवर्नेंस मॉडल को पढ़ने वाले हम लोग, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब अभी क्या, अभी बहस चल रही है कि ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट अथॉरिटी को लेकर, कि भाई ये ट्राइबल ग्रुप से अपने हिसाब से जो है वो शासन करना चाहते हैं अपना, यानी कि प्रशासन शासन जो है वो खुद से करना चाहते हैं। और सरकार के रूल्स रेगुलेशंस जो है वो ये लोग नहीं चाहते कि ये फॉलो करें, राइट, सरकार के द्वारा बनाए गए। तो उसी को लेकर अभी एक थोड़ी सी बहस चल रही है, ऑटोनॉमी की और स्टेट अथॉरिटीज की। मुद्दा यही है, एस सी और ओबीसी इंक्लूड में की कैटेगरी में इंक्लूड करो, राइट। तो ऐसे मुद्दे भी हैं कि पोस्ट जो है वो अभी काफी वेकेंट्स हैं, खाली हैं, सुधार की आवश्यकता है, ऐसी कुछ चीज है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिलेगा, डीएनए के एविडेंस को लेकर गाइडलाइंस जो है वो दी जाएगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो बताया जा रहा है कि एक सिंगल यूनिफॉर्म रूल्स जो है वो तैयार हो, जैसे कि डीएनए सैंपल जब कलेक्ट किए जाते हैं या उसको प्रिजर्व करके संभाल के रखा जाता है या फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो उसके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नियम होने चाहिए, है ना। तो ये चीज है। एक 48 आवर्स का डिस्पैच रूल है, वो भी हम लोग समझेंगे। होता है ना कि जैसे कि आपने देखा कोई क्राइम सीन पे फॉरेंसिक वाले जब आते हैं तो बोल रहे हैं कि वो जो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली डीएनए सैंपल्स, ब्लड में से जो निकाले जाते हैं ना डीएनए सैंपल्स, ब्लड में, हेयर में, ये सब चीजें, तो बोलते हैं कि उसको पूरा स्टैंडर्डाइज करने का एक गाइडलाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक का ये सुनने वाला टॉपिक है, क्योंकि प्लास्टिक का मुद्दा आपको ऑलरेडी पता है कितना बड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक प्रोडक्शन सन 2000 से 2019 तक डबल हो गया है, बताया जा रहा है। 400 मिलियन टन वेस्ट 2024 में जो है वो देखने को मिला। तो ऐसे टॉपिक्स पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि मतलब कुछ फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के लिए। और वैसे प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे नहीं, बट मेंस में लिखने के लिए कुछ अच्छी लाइनें मिल जाएंगी आपको कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने मेंस के आंसर को सपोर्ट करो। क्योंकि देखो, प्लास्टिक पोल्यूशन या पोल्यूशन से रिलेटेड तो टॉपिक आना ही है। तो आप कुछ लाइनें ऐसी मिल जाती हैं हम लोग को इस प्रकार के आर्टिकल्स में जो आप मेंस में यूज कर सको। ग्लोबल ट्रीटी के प्रयास क्या हैं, तो उस पर बात करेंगे। इंडिया का क्या स्टेप है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर, बैन करने को लेकर, तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। एक 6R प्रिंसिपल है, 6R प्रिंसिपल, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को है वो देखने को मिल रहा है, ये एक एग्जॉटिक हम लोग को देखने को मिलता है, नहीं कि एक प्रजाति है, बाहर की भी है, मतलब लुप्त होने वाली बोलते हैं ना इसको, एक्सोटिक टाइप की, कि बाहर की कोई प्रजाति है, विदेशी प्रजाति है। क्योंकि लुप्त प्रजातियां हुई, विदेशी प्रजातियां हुई, एंडेंजर्ड हुई, तो ऐसी लुप्त प्राय वगैरह, तो ऐसी प्रजातियां जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो उसी से रिलेटेड एक ये आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए काम करेगा ये आर्टिकल, कि पहली बार ओडिशा के अंदर एक फूल जो है वो खिला है, राइट, लीसिएंथस फ्लावर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। पहले इस फूल को जो है वो नीदरलैंड या केनिया से इंपोर्ट किया जाता था, अभी भारत में खिला है, तो उस पर बात करेंगे। 2 लाख पर एकड़ का प्रॉफिट है इस फूल पे, 1 एकड़ उगाने पे 2 लाख का प्रॉफिट, सोचो आप। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उस पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट
चालू हुआ है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इथेनॉल और पॉली प्रोपिलीन का। नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहां पर है, मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हो आप? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, देखते हैं किसको पता है इसके बारे में। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, नहीं पता तो सर्च करके बताओ मुझे। आखिरी जो टॉपिक है कि मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी का टॉपिक है, एक दो पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखने वाले बस, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए एक एक करके अब हम लोग जो है वो टॉपिक को समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला वाला। तो सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं मैं कि 9 सितंबर 2025 को झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले में हो ट्राइब के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो आपसे बताऊं, ये पूछा जा सकता है कि हो ट्राइब कहां की है, तो झारखंड लिख दो आप। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, हो ट्राइब झारखंड की। अब चक्कर क्या हुआ है कि इन्होंने आंदोलन वगैरह किया, प्रोटेस्ट किया। उनका आरोप था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी पारंपरिक मनकी मुंडा गवर्नेंस सिस्टम में हस्तक्षेप करके मुंडास यानी कि विलेज के हेड्स को हटाया है, कि विलेज के हेड को हटा दिया। तो मानकी मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, क्वेश्चन आएगा कि मानकी मुंडा जो गवर्नेंस सिस्टम है, मानकी मुंडा शासन प्रणाली जो है वो किसकी है, तो हो ट्राइब की है। कौन किस स्टेट की है, झारखंड स्टेट की है। किस स्टेट के ट्राइबल ग्रुप की है, झारखंड स्टेट के ट्राइबल ग्रुप की है। तो ऐसे ऐसी चीज आएंगी, तो लिख लो बस मानकी मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। तो तीन चीजें आपको रहे वो कनेक्ट हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट में सुनो। तो आपको समझ में आ गया कि इनका आरोप क्या है, आरोप भी क्लियर हो गया ना। ये कह रहे हैं कि भैया आप, इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, इनके मुंडा जो है उनको हटा रही है इस सिस्टम से। मुंडा यानी कि विलेज हेड्स होते हैं, विलेज हेड को जो जैसे सरपंच साहूकार वगैरह लोग जो होते हैं ना, एक गांव के अंदर एक बड़ा व्यक्ति जो पूजनीय है सबके लिए, है ना, साहूकार टाइप का है जमींदार टाइप, बड़ा जमींदार जिसकी सब लोग जय जयकार जो है वो करते हैं, ऐसा पावरफुल व्यक्ति गांव का। तो बोल रहे हैं कि भाई यही पावरफुल व्यक्ति पूरे गांव के प्रशासन के लिए ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है। अब कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो इस गांव के व्यक्ति को हटा रहा है, इनके यानी कि इनके जो हेड है, इनका जो लीडर है, उसको प्रशासन की तरफ से जो है वो हटाया जा रहा है। बस इतनी चीज प्रीलिम्स के लिए जो है वो ध्यान में रखनी है। अब आगे की चीज जो बताऊंगा उसको थोड़ा सुनना है, कुछ चीज काम की होगी तो अपन बात करेंगे। तो अब सरकार का कहना था कि यह अफवाह के कारण हुआ, लेकिन इसने एक बड़ी रियलिटी को उजागर कर दिया, ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस वर्सेस स्टेट अथॉरिटी वाले मुद्दे को। अब आपको ये समझना है कि मानकी मुंडा सिस्टम ये है क्या। दो चीज तो आप क्लियर हो गई, प्रीलिम्स में आ सकती है कि झारखंड का ट्राइबल ग्रुप जो है, हो ट्राइबल ग्रुप, उसका ये सिस्टम है मानकी मुंडा सिस्टम। तो हमने ये समझ ही लिया कि हो ट्राइब जो झारखंड की है उसका ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, खासकर झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में रहने वाली ट्राइबल ग्रुप्स। हर गांव का मुखिया होता है मुंडा, ठीक है, हर एक गांव का एक मुखिया रहता है मुंडा, जिसको मुंडा कहते हैं, जो लोकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। लोकल जो भी इनके मुद्दे हैं, सोशियो पॉलिटिकल मुद्दे, सामाजिक या फिर समाज आर्थिक मुद्दे को भी रिजॉल्व करने पर फोकस करता है, कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसकी परेशानियां सुनकर उसको रिजॉल्व करता है। कौन? मुंडा। तो हर गांव का मुखिया होता है मुंडा, जो सिंपल सी बात है कि लोकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। ये बात क्लियर हो गई। 8 से 15 जो गांव होते हैं उनका क्लस्टर कहलाता है पीर, यानी कि एक कोई व्यक्ति होता है इसमें जो 8 से 15 गांव को मैनेज करता है। देखो, एक तो पहले हो गया आपका, इसको ऐसे समझो, एक थाना इंस्पेक्टर है। अब टीआई का क्षेत्र जो होता है वो एक सिंगल क्षेत्र होता है। टीआई के ऊपर जैसे सीएसपी आ गया अपना, है ना, उसके अंदर बहुत सारे थाने होते हैं, है ना। फिर अपने जो है वो एसपी हो गए, राइट, डीएसपी, ऐसी रैंक्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, है ना, डीआईजी, आईजी, राइट, इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर रैंक जो है वो देखने को मिलती है, राइट, डीजी। तो अभी आपने जो है क्या देखा कि सबसे लोएस्ट स्तर पर, सबसे लोएस्ट स्तर पर आपको जो है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, मुंडा, एक गांव को कैप्चर करने वाला, एक गांव का मुखिया। ऐसा ही आप लिख लो, ऐसे ही 8 से 15 गांव का जो मुखिया होगा वो होगा पीर। मतलब 8 से 15 गांव को पीर कहते हैं, और उसको उसका मुखिया जो होता है मंकी होता है, मनकी मनकी मनकी। तो मुंडा मतलब एक गांव का हेड, 8 से 15 गांव को जो है वो बोलते हैं पीर, और उसका हेड जो होता है वो मंकी होता है, मनकी। क्लियर? अगर विलेज लेवल पर डिस्प्यूट सॉल्व ना हो तो मंकी के पास एस्केलेट किया जाता है। अब भाई आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, है ना,
एसडीएम अगर मैटर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो आपके पास भेजेगा मैटर को कि सर मैडम ये मैटर को ठीक नहीं हो रहा यार, इसको थोड़ा ठीक करो, फिर आप अपने स्तर पे ठीक करोगे, है ना। तो वो वाली कहानी जो है वो होती है। आप भाई आईजी हो, अब जो मैटर डीआईजी वगैरह सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या उसके नीचे के ऑफिशियल जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एसपी वगैरह, तो वो मैटर जो है वो आपको जो है फॉरवर्ड किया जाएगा, है ना, यानी कि आप फिर उस पर हस्तक्षेप जो है वो करोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो गेम बड़ा सिंपल सा है। तो ये इस तरीके से इन लोग का प्रशासन चलता है, बस इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही। इनकी लीडरशिप जो होती है वो हेरिडेटरी होती है कि बाप जो है वो डीआईजी है तो बेटा भी डीआईजी बनेगा, वो वाला सिस्टम। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस है जो ट्राइबल ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी का प्रतीक है। अब होता क्या है, हो ट्राइब पूरी तरह से ऑटोनॉमस थी, खुद से ऑपरेट करती थी, शासन खुद से चलता था, कोई उनका एक्सटर्नल रूलर नहीं था, ना कोई उनके ऊपर टैक्स लगाता था, खुद से उनका पूरा सिस्टम चलता था। कम्युनिटी बेस्ड जस्टिस होता था, कल्चरल इंडिपेंडेंस जो है वो कायम थी कि कल्चरली भी ये इंडिपेंडेंट थे। बट होता क्या, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, जिसमें झारखंड भी शामिल था, इस पर दीवानी राइट्स पा लिए। परमानेंट सेटलमेंट 1793, जमींदार ने हो लैंड कब्जा कर ली। देखो क्या था, ब्रिटिशर्स लोग जो है वो क्या चाह रहे थे, अब देखो ये तो ट्राइबल ग्रुप है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूम रहे हैं, बढ़िया। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इन लोग को एक जगह पे सेटल करना। क्यों? अगर कोई व्यक्ति एक जगह पे सेटल रहेगा तो उसको कंट्रोल करना इजी रहेगा, उससे टैक्स वसूलना इजी रहेगा। तो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट तो यही था कि लोगों से टैक्स वसूलना। आप घूमते हुए आदमी से थोड़ा आप टैक्स वसूल सकते हो, जो आदमी घूम रहा है उसको थोड़ा पकड़ पाओगे आप, उसको थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे आप। तो इनका ऑब्जेक्टिव पहले ये था कि जितने भी ये ट्रैवल ग्रुप है घूमने वाली, उनको एक जगह सेटल करो। अब जो माने नहीं उनको तो क्रिमिनल ट्राइब जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, याद है, कुछ समय पहले हमने डिस्कस भी किया था। तो ये देखो, ये परमानेंट जो सेटलमेंट था 1793 का, तो जमींदार ने हो की जमीन पर जो है, यानी कि हो ट्राइबल ग्रुप की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, जैसे हो रिवोल्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, हो रिवोल्ट। ऐसे ही आपको कोल रिवोल्ट जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क। ये दो टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ब्रिटिश ने बार बार मतलब ये किया कि इनको हराते रहे, ये फिर खड़े होकर लड़ते थे, फिर हराते रहे, लड़ते रहे। फिर ब्रिटिशर्स परेशान हो गए, उन्होंने बोला कि अरे भाई एक काम करो यार, इनको इनके कारण अपन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे, इनको हम लोग जो है मारपीट के जो है बिठा देते हैं, वो वापस जो है वो आ जाता है लड़ने के लिए, फिर मारपीट के बिठाते हैं कि जा बैठ, फिर वो वापस खड़े होकर आ गया कि हाँ भाई हम फिर लड़ेंगे। तो मान नहीं रहे ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई एक काम करो, बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी, क्योंकि बेइज्जती कब होती है, आप किसी व्यक्ति को समझा रहे हो कि बेटा मत कर यार, फिर भी वो किया जा रहा है, फिर आप समझाते दूसरी बार मत कर, गलत होगा तेरे, फिर भी वो कर रहा है। फिर एक टाइम आता है आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। अब ब्रिटिशर्स को तो उससे पैसा कमाना था, तो उन्होंने बोला कि यार चलो इग्नोर नहीं कर सकते, काम करते हैं, उससे पूछा इन लोगों ने होल ट्राइब से कि क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने बोला हमें अपना प्रशासन खुद करना है। तो ब्रिटिशर स्मार्ट थे डील करने में, उनने बोला भैया हम करवाएंगे ना तुम्हारा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, कौन तुम्हें रोक रहा है, साले खुद ही रोकते हैं और खुद ही आके बोलते कौन तुम्हें रोक रहा है, समझ रहे हो। तो ब्रिटिशर्स बोलते कौन तुम्हें रोक रहा है, हम करवाएंगे ना तुम्हारा काम। तो बेचारे सीधे साधे हो ट्राइब्स के लोग, जी मालिक हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, साले खुद ही आदमी भेज रहे हैं, ब्रिटिशर्स को परेशान कर रहे हैं, और फिर उनका एक लीडर जो है वो जाकर खुद ही बोलता है ब्रिटिशर्स का कि कौन परेशान कर रहा था, रुको अभी अभी हम हल निकाल देते हैं इसका, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बताओ बात क्या है। तो बोलते अरे साहब बार बार हमें मारने आ जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इधर पेमेंट करो, ये करो वो करो, हमें नहीं करना। तो इन्होंने नहीं, रुको एक मिनट बात समझो, अगली बार से वो तुम्हें मारने नहीं आएंगे, तुम बस इतना काम जो है वो कर दो कि अपना एक मुखिया, तुम्हारा सिस्टम क्या, इन्होंने बताया कि हमारा सिस्टम ऐसे चलता है, तो उन्होंने बोला बता दो क्या है, तो फिर उसी के मुखिया को जमींदार डिक्लेयर कर दिया, समझ रहे हो। जो ब्रिटिशर्स अपने आदमी को बिठाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था, उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट किया, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे सिस्टम को जो है वो बिल्कुल लीगल दर्जा दे देते हैं, इसको नियम के अंदर रख देते हैं,
तुम बढ़िया अपना प्रशासन अच्छी तरीके से चलाओ, तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं, बट टाइम टू टाइम पैसा मिलना चाहिए। बड़े स्मार्ट लोग खुद डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि काम निकल जाए। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार इनसे लड़ाई झगड़ा करके तो हो नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाई से ये लोग मानेंगे नहीं, तो इससे बेटर है कि इनको डील करवा दो। तो डील हो गई। कुछ ऐसी होती है डील की, एक नियम, इसका नाम लिख लो, विल्किंसन रूल्स। हो सकता है किससे रिलेटेड है क्वेश्चन आ जाए, तो आप ध्यान में रखना, मन की मुंडा सिस्टम या झारखंड की हो ट्राइब। तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन था, इसने 31 रूल बनाए जिससे मन की मुंडा सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया। 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बना, जिससे हो एरिया को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मिल गया। तो यानी कि ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि यार अब लड़ाई झगड़े से तो काम बनेगा नहीं, अपन को तो पैसे से मतलब है, तो इन्हीं इन्हीं से काम करवाओ और इन्हीं से पैसा वसूलो मैनिपुलेट करके। उसमें वो बहुत बेस्ट थे ब्रिटिशर्स मैनिपुलेट करने में। तो 1947 के बाद केजीई डिसॉल्व हो गया, लेकिन विल्किंसन रूल जो है वो जारी रहे। सन 2000 में पटना हाईकोर्ट ने इन्हें कस्टमरी लॉ माना, फॉर्मल लॉ नहीं है। पटना हाईकोर्ट जो है वो इसको बोलती है कि ये फॉर्मल लॉ जो है वो नहीं है, ये कैसा लॉ है, ये कैसा कानून है, कस्टम्स वाला कानून, मतलब लोगों के जो वो नहीं रहते, क्या बोलते हैं, रीति रिवाज, तो उस टाइप का कानून। 2021 में झारखंड सरकार ने न्याय पंचायत की मान्यता दे दी रेवेन्यू और डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर आज की डेट में ये जो मुंडा मंकी सिस्टम है या मांकी मुंडा सिस्टम, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है ट्राइबल का ऑटोनॉमस सिस्टम। अब यही है, इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, उससे उनको खुशी नहीं मिल रही, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस इतना टॉपिक था। चैलेंजेस यही है, एससीज और ओबीसीज ने डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया। एग्जाम्पल, गोपे कम्युनिटी को ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से अलग लाइवलीहुड ऑप्शंस डिनाई किए गए, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि जॉब्स वगैरह में, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में ट्राइबल ग्रुप्स को जो है वो थोड़ा सा मान्यता नहीं दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने 9 पॉइंट्स डायरेक्शन जारी किए। हुकुकनामा के अनुसार ड्यूटी जो है वो दिलाई गई। अच्छा, ये इनके सिस्टम्स वगैरह इन्होंने बनाए होते, तो ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बोलते हैं ना, हुकुकनामा, ये चीज है, तो वो सब याद रखने की जरूरत। वेस्ट सिंहभूम में 1850 सैंक्शन पोस्ट हैं, 200 अभी भी खाली हैं। कुछ पोस्ट नॉन ट्राइबल्स को दे दिए गए, तो उससे उनमें गुस्सा हो गया कि भाई हमारे आदमी क्यों नहीं बिठाया जा रहा इस पोस्ट में, है। हेरिडेटरी लीडर्स कई बार जो है फॉर्मली एजुकेटेड नहीं होते, डॉक्यूमेंट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यही है कि भाई देखो, हो यूथ की हेरिडेटरी सक्सेशन खत्म करो ताकि केपेबल और एजुकेटेड लीडर्स बने। मेन ऑब्जेक्टिव, अगर लीडर केपेबल है, होगा, एजुकेटेड होगा, तब तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा। और बैलेंस करो, क्योंकि देखो ट्राइबल्स के आप अधिकार को जो है वो छीनोगे तो फिर वो प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे, तो बैलेंस करने की स्थिति बनाना जो है वो जरूरी है। दैट्स इट। बट यस, मेन जो स्टेट अथॉरिटी है उसका कंट्रोल होना तो जरूरी है, वरना चीजें लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट चली जाएंगी। फिर हो सकता है कि आगे चल के इतने बड़े बन जाएं कि ये अलग ही स्टेटहुड की डिमांड करने लगे अननेसेसरली, इंडिया से अलग होने की। तो ऐसी स्थिति ना बने, तो उसके लिए बैलेंसिंग क्रिएट करो। बट हाँ, अल्टीमेट पावर स्टेट अथॉरिटी के हाथ में ही होनी चाहिए, और इस चीज को भी आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने मेंस के आंसर में, क्योंकि आप इस अथॉरिटी का हिस्सा बनने वाले हो, पार्ट बनने वाले हो, तो यू हैव टू सपोर्ट द सिस्टम। भाई मुझे पता है कि इस सिस्टम में रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, सुधार की बहुत आवश्यकता है, बट यू गाइज विल गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम। आप खुद सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो, तो आप उसकी बुराई करके सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। आप उसके सुधार की बात करो कि हाँ ये सुधार सकते हैं, ये अच्छा है, ये सुधार सकते हैं, सजेशंस की बात करो। मतलब बात बिल्कुल बहुत सिंपल सी है कि जब कोई आपकी कॉपी जो है वो चेक करे, तो आपकी कॉपी में दिखना चाहिए कि आप सिस्टम का हिस्सा हो ही ऑलरेडी, यानी कि आप बने ही हो सिस्टम के लिए, वो दिखेगा तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। बात बिल्कुल बहुत बड़ी सिंपल सी है। आप किसी व्यक्ति को जो है वो बोलते रहो, अरे यार तुम गलत कर रहे हो यार, ये सब है, तुम्हारी ये हरकतें खराब है यार, ये घटिया बना है यार तुम्हारा, तो वो चिढ़ेगा तुमसे, तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। वहीं अगर आप किसी को बोलो कि भाई इस चीज को सुधार लेगा ना तो तेरी तरक्की हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति आपका दोस्त है, शराब बहुत पी रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो उसको आप बोलोगे ना कि अबे साले शराब पी रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो आपसे चिढ़ जाएगा, वो छुप छुप के पिएगा, आपसे मिलना बंद कर देगा। दैट इज ट्रू। वो चीजों को समझेगा नहीं, कॉमन मैन माइंडसेट है ना, और एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर होता है। बट वहीं आप उस व्यक्ति को बोलोगे कि भाई देख, जो तू पी रहा है, देख इसमें देख तेरे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मैं तेरे भले की बात करता हूँ, देख आज
है ना, तू पी रहा है, इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। कभी तूने सोचा है कि इन पैसों का यूज जो है वो तू किसी गरीब बच्चे को दान दे के कर सकता है? तू जितनी दारू पी के तेरे को खुशी नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी तेरे को तब होगी जब तू किसी गरीब की सहायता कर देगा। तो वो नशेड़ी है, अभी तरुआ है, वो आपसे बोलेगा "हम्म, ले पकड़ पैसे 1000 रुपए, जा दे क्या गरीब को, और मुझे शराब पीते डिस्टर्ब मत कर"। तो ऐसे व्यक्तियों को एडवाइस नहीं दी जाती है। पहली बात तो आप एडवाइस देने के लिए नहीं बने हो, वो दूसरों के ऊपर छोड़ो। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा था जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी मैं रिलेट कर सकूं, कि बात बात पे ज्ञान देने की कोशिश मत किया करो, ये आपके लिए नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना, सिलेक्शन हासिल करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना। लोगों को सिखाना आपका काम अभी नहीं है। वो जब होगा जब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को सिखाने की, आपकी बात जो होगी वो पत्थर की लकीर होगी। अरे भाई, जब एसडीएम, डीएसपी, आईपीएस की रैंक पे जब रहोगे, तब आपने अगर किसी को ऐसे गुस्से देख ही लिया ना, तो वही उसकी हालत खराब हो जाएगी कि अरे यार। तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, जब आप बोलोगे ना तो वो फुल स्टॉप ही होगा। अगर आपने बोल दिया कि कल तक ये हो जाना चाहिए, बात खत्म। आइंदा से यहां पे शराब पीते हुए मिल गए ना, तो सोच लेना बुरा होगा। अगली बार से वो व्यक्ति दिखेगा ही नहीं आपको। कोई घर के सामने गाड़ी स्पीड में रेस मारता हुआ जाता, जू 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 करता हुआ, आपने देखा यार, घर के सामने ही कौन रात रात में साला 10-11 बजे रोज निकल रहा है। आपने गार्ड को बोला, बोला कि कल से दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ गार्ड को बोल दिया, बस आपने काम हो गया आपका। तो जब चाहते हो कि काम ऐसे हो आपका, तो उसके लिए बेटा आज मेहनत कर लो, तभी काम होगा, वरना काम लग जाएंगे और क्या जिंदगी के। आओ अब नेक्स्ट की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए एविडेंस गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि देवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस था, ये केस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना यार। कभी कभी का ऐसे केस जो होते हैं ना, वो कई बार आ जाते हैं। ये कट्टा वेलई दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस, ये लिख लेना, है ना। ये केस कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, किससे रिलेटेड है? डीएनए एविडेंस की गाइडलाइन से रिलेटेड है, क्योंकि आगे चल के भाई आप अधिकारी लेवल पे जाओगे तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजों के बारे में, है ना। तो ये चीज, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट 99% है कि ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा टॉपिक है, पेपर 3 से भी जुड़ा टॉपिक है ना। पेपर 2 का तो है ही है, पेपर 3 से भी जुड़ा है। तो अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भाई दे दी है गाइडलाइन। इस केस में, जो केस जो चला था उसमें चार्जेस थे कि रेप, मर्डर और रॉबरी इन्वेस्टिगेशन में कई लैप्सेस पाए गए। मतलब जब रेप हुआ, मर्डर हुए, रॉबरी हुई, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि कुछ लूप होल्स, कुछ गैप्स। वेजिनल स्वैब सैंपल एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब को भेजने में डिले हुआ। होता है ना कई बार कि भाई, अब जैसे रेप का केस है, रेप के केस में आपने अगर प्रॉपर टाइम पर एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस जो है वो नहीं भेजे एक पर्टिकुलर समय सीमा में, तो वो एविडेंसेस किसी काम के बचते ही नहीं है। और यही तो करते हैं, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा। वो ऋतिक रोशन की कौन सी पिक्चर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें ऋतिक रोशन जो है और उसकी वाइफ जो रहती है वो ब्लाइंड रहती हैं, याद है क्या? क्या मूवी का नाम क्या था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, बहुत अच्छी मूवी थी। तो उस मूवी में जो है वो यही चीज दिखाई गई गई थी कि डिले जो है वो कर दिया जाता है कई बार सैंपल्स वगैरह में। आपने कैसी कुछ वेब सीरीज भी शायद देखी हो, या आपको पता हो इन जनरल कि कई बार ये बायोलॉजिकल सैंपल्स जो है वो लैब तक पहुंचाने में ये लोग टाइम लगा देते हैं। या बेसिकली जो विक्टिम जो होते हैं, उनका तुरंत जो है वो ये बायोमेडिकल टेस्ट जो है वो करवाया नहीं जाता, तुरंत उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती, तुरंत उनका टेस्ट नहीं होता, डिले कर दिया था। आपने जैसे ही डिले किया, वो टेस्ट किसी काम का बचेगा ही नहीं। तो ऐसी चीजों में डिले नहीं होना चाहिए, बट ये डिले करके जो आरोपी होता है उसको, या अपराधी बेसिकली, उसको बचा लेते हैं। तो चेन ऑफ कस्टडी जो है प्रॉपरली स्टैब्लिश नहीं हो पाती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया डीएनए एविडेंसेस साइंटिफिक होते हैं, लेकिन सही तभी है जब
कलेक्शन से लेकर कोर्ट में प्रेजेंटेशन तक की पूरी चेन ट्रांसपेरेंट हो। यही तो बीच की चीजें जो है वो खत्म करके ये लोग जो है वो क्रिमिनल्स को जो है वो बचा लेते हैं। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, और होना ही चाहिए भाई। और रेप के विक्टिम को तो सालों को बीच चौराहे पे बम से उड़ा देना चाहिए। इस मामले में मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे इस मामले में ये अरेबियन जो कानून है वो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल पसंद है कि साला ऐसे केसेस जो होते हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। बट ये लिखने वाली चीज नहीं है आपके मेंस में, है ना। ये तो पता लगे लिख दो कि क्रिमिनल्स को ऐसी क्रूर सजा दी जाए। आपको नहीं लिखना है भाई, आप लिखोगे तो गड़बड़ी में पड़ जाओगे। फिर समझदार को इशारा काफी है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए, फिर बहुत सारी चीजें आपके हाथ में ही होती हैं। कई बार किसको कैसी सजा देनी है मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं ऐसा जनरली आपको बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है भाई, मुझे तो नहीं पता है। समझदार को इशारा काफी। अब सुनो, डिले एंड कंटामिनेशन का रिस्क। किस चीज का डिले? वही सैंपल्स को टाइम पर भेज नहीं रहे हो। कई बार सैंपल के अंदर कुछ चीज मिला दी गई, कंटामिनेट हो गया, खराब हो गया सैंपल। तो खराब सैंपल किसी काम का ही नहीं, रिजल्ट देगा ही नहीं। देवाकर केस में यही हुआ, जिससे एविडेंस जो है वो डाउटफुल बन गए। यूनिफॉर्म प्रोसीजर की कमी। हर स्टेट अलग अलग प्रोसीजर फॉलो कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। अब इसी कारण जो है वो प्रोसीजर जो होते हैं हर एक स्टेट में अलग होते हैं, इसलिए कोर्ट ने नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी की जरूरत बताई कि भाई पूरी कंट्री के अंदर एक सिंगल, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस है, इसके लिए प्रोसीजर होनी चाहिए, वो सिंगल चलनी चाहिए, सब जगह एक जैसे कॉमन। अब गाइडलाइंस क्या दी है ये समझो, और ये पूरी गाइडलाइंस भैया लिख लेना। ये पूरी 1 2 3 4 जितनी चीज, जब सिर्फ 4 ही चीजें, ये पूरी की पूरी एज इट इज लिख लो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पहला पॉइंट। उचित दस्तावेजीकरण। हर डीएनए सैंपल केयरफुली पैक होना चाहिए और उसमें प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर चीजें। उसमें डिटेल्स इंक्लूड करो, एफआईआर का नंबर, डेट, लीगल प्रोविजन, आईओ डिटेल्स, पुलिस स्टेशन कौन सा है, मेडिकल प्रोफेशनल की डिटेल्स, है ना, इंडिपेंडेंट विटनेस के सिग्नेचर्स। ये पूरी चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। डीएनए सैंपल्स को कलेक्शन के 48 घंटे के अंदर अंदर लेबोरेटरी भेजना अनिवार्य है। टाइम डिस्पैच 48 आवर्स रूल लिख लेना। अगर डिले हो तो रीजन रिटन फॉर्म में ही जस्टिफाई करना होगा कि लिखित में दो भैया आप क्या गलती है। अब लिखित वाली चीज ही तो एक्सेप्टेबल होती है। अगर स्टोर है तो उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए। सील्ड पैकेजेस ट्रायल कोर्ट की एक्सप्लिसिट परमिशन के बिना खोले या रीसील नहीं हो सकते। सैंपल्स या ट्रायल या अपील पेंडिंग हो तो ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व करना जरूरी है, यानी कि अभी तक कोर्ट में पहुंचा नहीं तो ओरिजिनल ही उसको प्रिजर्व रखो, उसको खोलना नहीं है। अब चेन ऑफ कस्टडी कहां पे कौन सी चीज जा रही है, हर चीज का डिटेल रजिस्टर्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। ये रजिस्टर्ड ट्रायल कोर्ट्स के रिकॉर्ड में अटैच होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां गई, किस अधिकारी के पास गई, कितनी देर के लिए गई, पूरी चीजें A to Z। और कहीं बीच में कोई भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो उस चेन के आगे पीछे से जुड़े ऑफिशियल्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जवाब देना, और वो भी ऑब्वियसली रिटन में। इससे पहले भी डीएनए एविडेंसेस से रिलेटेड केसेस देखने को मिले। अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस 2014 का। कोर्ट ने कहा कि डीएनए तभी सही है जब लैब में प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल फॉलो हो। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का दूसरा केस देखने को मिला। इनमें डीएनए रिपोर्ट रिजेक्ट हुई क्योंकि सैंपल्स ओपन साइट से मिले थे। सोचिए आप, कंटामिनेशन का हाई चांसेस ओपन साइट में। राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में डीएनए सैंपल्स 2 महीने तक पुलिस मलखाने में पड़े रहे। छेड़खानी का डाउट था, टेम्परिंग का डाउट था, एविडेंस जो है वो खराब कर दिए गए। तो ऐसा होता ही है। दिवाकर केस का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो डीएनए बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ब्लड, सीमेन, सलाइवा, हेयर, स्किन, बोन्स में पाए जाते हैं डीएनए। क्राइम सीन डीएनए और सस्पेक्ट डीएनए मैच होने पर बायोलॉजिकल लिंक एस्टैब्लिश करती है। क्राइम सीन पे आपने देखा ना, फॉरेंसिक वाले आते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं, पता लग जाए उसके थ्रू।
कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसकी मतलब प्रोबेटिव वैल्यू कलेक्शन प्रोसीजर और प्रिजर्वेशन क्वालिटी पर निर्भर करती है। मतलब कि भाई वो सैंपल जो है, जो मिला है, एविडेंस जो मिला है, वो कितना सही होगा, ये डिपेंड करेगा पूरी इनकी प्रोसेस पे। बीच में खराब कर दी तो गेम ओवर। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि साइंटिफिक और लीगल दोनों स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। बस अब ये प्लास्टिक वाला टॉपिक सुनने वाला है आपका। 2025 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का सेंट्रल थीम था एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। जिसको नहीं पता तो लिख लीजिए, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ओईसीडी ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट 2000 से 2019 के बीच प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल हुआ है, ये बताती है। ये फैक्ट लिख लो, प्लास्टिक पोल्यूशन डबल हुआ है 2000 से 2019 के बीच में। वेस्ट जनरेशन 353 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। 2024 में 500 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड हुआ, जिसमें से 400 मिलियन टन वेस्ट बना। सोचो आप, ये पूरे फैक्ट्स लिख लो, मेंस में काम में आएंगे। इंडिया में कौन सा मिशन गाइस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है? कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स पे? कोई मिशन का नाम है क्या हमारे पास? बहुत इजी मिशन है भैया, सभी लोग के मुंह पे रहता है वाला मिशन का नाम। किसी भी व्यक्ति से पूछ लूंगा, वो आंसर बता देगा। देखते हैं आप लोग कितने अवेयर्ड हो। मैं रास्ते चलते किसी व्यक्ति से पूछूंगा, शायद वो भी बता दे, कोई भी। इतना फेमस प्रोग्राम है वो। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। 2019 तक का ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन 460 मिलियन टन। केवल पैकेजिंग सेक्टर 40% वेस्ट जनरेट कर रही है। और ये बात सच भी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डिलीवरी सामान इतने ज्यादा हो गए हैं। मैं अपने घर की बात करूं तो भाई मेरे घर पे ये कुछ नहीं तो अभी इसी समय एट प्रेजेंट 100 से 200 पैकेट्स पड़े होंगे, कोई ब्लिंकिट का, कोई अमेजोन का अभी, और वो भी मुश्किल से 1.5-2 महीने वाले। 1.5-2 महीने के अंदर कम से कम 150 से 200 पैकेट्स आए होंगे, रखे होंगे कचरा कचरा टाइप। अच्छा, फेंकता क्यों नहीं हूं मैं, क्यों नहीं दे रहा अभी? वो पैकेट बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। किसी को जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सामान देना है तो मैं उसमें रखकर किसी को दे सकता हूँ ना, कि रेदर देन यूजिंग पन्नी वन्नी, क्योंकि वो कागज है। अच्छा, इसमें तो प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, मैं एक जनरल कचरे की बात करूं। मेरे पास कागज ज्यादा है, पॉलिथीन वाले कम है। बढ़िया से आप देखते हैं कि जितने भी पैकेजिंग वगैरह जो होती है उसमें कितना वेस्ट जो है वो निकलता है, पॉलिथीन निकलती है, निकलता है, वो निकलता है। केवल 9% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल होते हैं, ये लिख लेना। ये वाला पॉइंट, रिसाइकलिंग रेट जो है वो लो है, इसके आंकड़े लिख लेना, अच्छा लगता है। 19% जो है वो उसको इंसिनरेट किया जाता है, यानी कि जलाकर एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करना, ये सब चीजें। 50% लैंडफिल पे चला जाता है। 22% वेस्ट सिस्टम से बाहर नदियों, ओशियन या ओपन बर्निंग में होता है। ये पूरी चीज लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक ओशियन में जाता है, ये भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा आंकड़ा है। ऑलरेडी 200 मिलियन टन ओशियन में मौजूद है। रिजल्ट ये है मरीन बायोडाइवर्सिटी पर खतरा है। फूड चेन कंटामिनेशन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बायो रेमिडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन, यही सब हो रहा है। माइक्रो प्लास्टिक बढ़ते जा रहे हैं, प्लास्टिक टूटकर माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स में बदलते हैं, और अब ये पार्टिकल्स माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर ह्यूमन ब्लड और लंग्स तक डिटेक्ट हो रहे हैं भैया। समझ रहे हो आप? हर साल 11 मिलियन टन भैया ओशियंस में चला जाता है। सोचो, 200 मिलियन टन तो ओशियंस में मौजूद ही है। बड़ी स्थिति है, प्लास्टिक टूटकर माइक्रो प्लास्टिक जो है वो बन रहे हैं। तो ये सब चीजें तो पता ही है आप लोगों को। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सेंचुरीज तक इकोसिस्टम में रहते हैं। प्लास्टिक 3.4% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। ठीक है, मरीन एनिमल्स, टर्टल्स, सी बर्ड्स, मछलियां वगैरह, इनको प्लास्टिक से बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये था ये इसका आंसर। स्वच्छ भारत मिशन तो लिख ही देते आप लोग। ठीक है, अब ग्लोबल प्रयास वगैरह भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अच्छे लेवल पर हो रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 2022 में 193 नेशन ने एग्री किया कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाएंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने की। अगले 20 साल में प्लास्टिक वेस्ट 80% रिड्यूस करने का टारगेट है।
ये सब लिख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में भी अमेंड किया हमने इसको, 22 में भी 22 में अमेंड किया, मतलब 2016 का रूल। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर टारगेट किया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 100%, 100% डोर टू डोर कलेक्शन होता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इंडिया ने 1.2 लाख किलोमीटर रोड प्लास्टिक वेस्ट से बनाई है। प्लास्टिक वेस्ट से हम लोग यानी कि वेस्ट का बेस्ट उपयोग कर रहे हैं, ये इनोवेशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बस यही है इसमें। आप ये 6R प्रिंसिपल थोड़ा ध्यान में रखना, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। 4R, पहले 3R था, फिर 4R हुआ, फिर 5R हुआ, अब ये 6R अब याद रखना शुरू कर दो। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। 100% एग्जाम में यूज करना और प्रीलिम्स में भी आ सकता है। बस यही है, लोगों के बिहेवियर्स वगैरह जो है वो चेंज करें हम लोग हर कहीं कचरा फेंक देते हैं, ऐसा ना हो। स्वच्छ भारत मिशन जब स्टार्टिंग में आया था तब बड़ा लोगों ने जो है बहुत ध्यान दिया, बट अब इस पर भी लोगों का ध्यान जो है खत्म होता जा रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में ह्यूमन बीइंग है, थोड़ी चीजों में कई दिनों तक इंटरेस्ट रहता है, फिर इंटरेस्ट उसका हिल जाता है। ठीक है, अब एक फूल की प्रजाति मैंने आपको बताया बड़ी शानदार है, आप तो इसका नाम लिखो आप। ओडिशा के अंदर संबलपुर में एक एक्सोटिक यूस्टोमा, जिसे लिसियांथस भी कहा जाता है, ये उगा है। लिख लो भाई, ओडिशा के अंदर ये लिसियांथस नाम का फूल उगा है, ये फ्लावर है, ठीक है। लिसियांथस, इसके आगे लिख लेना फ्लावर, ठीक है। और ये इसके ब्रैकेट में लिख लेना एक्सोटिक यूस्टोमा, ये इसका नाम है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। ये ओडिशा में उग गया है, ठीक है। एक्सोटिक मतलब विदेशी है ये, ठीक है, विदेशी प्रजाति है। अब ये कल्टीवेशन CSIR NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पॉली हाउस एनवायरमेंट में किया। पहले ये फूल जो था वो नीदरलैंड और केनिया से इंपोर्ट होता था, लिख लेना नेक्स्ट लाइन में, पहले नीदरलैंड केनिया से इंपोर्ट करते थे, अब इंडिया में ग्रो होने से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी और किसानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी पैसों के लिए। अब सिर्फ सुनते जाओ, अब इसकी साइंटिफिक डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट देना, पानी पी लो। जेंटियन फैमिली से बिलोंग करता है, प्रेरी जेंटियन कहते हैं। लार्ज फनल शेप होता है, पिंक, पर्पल, व्हाइट, ब्लू कलर का होता है ना। रोज की तुलना में ज्यादा टाइम तक फ्रेश रह सकता है ये, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, 2 हफ्ते से ज्यादा वास्ट लाइफ है इसकी, यानी कि डेकोरेशन में बढ़िया, इसको लंबे समय तक चल सकता है। इसकी इसकी फोटो देखना, मजा आएगा देख के। मैक्सिको, सदर्न USA, कैरिबियन, नदर्न साउथ अमेरिका, वहां की प्रजाति मेनली है। ओडिशा के हॉट क्लाइमेट में भी यूस्टोमा अडॉप्ट यानी कि कर लिया है इसने हॉट क्लाइमेट को। अब किसान जो है वो पॉली हाउस के बाहर भी इसे ग्रो कर पाएंगे। पहले कॉस्टली इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी थी, अब लोकल कल्टीवेशन और फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री मजबूत होगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी भाई। 400 किसानों का जो क्लस्टर से ग्रुप है, उनमें से एक है ये सनातन पाली। तो वो अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं अभी, सनातन पाली, लिखने की जरूरत नहीं है सब। सिंगल, डबल, बाई कलर वेराइटीज में होता है, वेडिंग्स में, होटल्स में, लग्जरी मार्केट्स में इसकी हाई डिमांड है। 30 से 90 सेंटीमीटर लंबा है, वार्म क्लाइमेट में उग जाता है, ठीक है। 2 लाख तक का प्रॉफिट दे सकता है भैया 1 एकड़ में, बहुत अच्छा उसका वो है, ठीक है। बस और कुछ इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। कट फ्लावर इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट में भी हम लोग को काम आ सकता है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखो भैया, ये पहली चीज तो ये लिख दो, आसाम के अंदर है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। जो मैंने आपसे पूछा था ना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहां पर है, तो आसाम के अंदर है, ये इसका आंसर हो गया। पहले तो ये लिख लो, इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट का यहां पर उद्घाटन हुआ है, ठीक है। पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट
एक फैक्ट्री बनाई गई है जो इथेनॉल बनाएगी बैम्बू से। प्रोपिलीन प्लांट का फाउंडेशन हुआ। आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये मूवमेंट ऑफ प्राइड है, क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन होगा, इथेनॉल बनाएंगे, किसान को फायदा मिलेगा, सबको बूस्ट हो रहा है, सबको, किसान को मदद मिल रही है, इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या टारगेट है भैया हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट? E20 तो हमने अचीव कर लिया है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? E27 कब तक का है अचीव करने का? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। E20 तो हम अचीव कर चुके हैं ना, E27 टारगेट आ गया है, वो कब तक का है आप बताएंगे, पढ़ाया मैंने। तो बायो इथेनॉल फैसिलिटी, जो बैम्बू बायोमास को सेकंड जनरेशन इथेनॉल, 2G इथेनॉल, 3G 5G 4G है ना, ऐसा ये इथेनॉल की होती है भाई जनरेशन, याद रखना। वो अपना वाला टेलीकम्युनिकेशन वाला नहीं है, ये इथेनॉल वाला है, ठीक है। इसको नेशनल बायो एनर्जी मिशन और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंडर डेवलप किया गया। टारगेट यही है नेशनल मिशन का कि 2030 तक का है ना E27 का टारगेट। एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, क्योंकि E20 तो हो चुका है, E20 को याद नहीं रखना, E27 को याद रखना है, क्योंकि मैंने पढ़ाता तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी बताता रहता हूँ, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, ये जो वाला फैक्ट जो था वो, इसको बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। ग्रीन हाउस गैस एमिशन इससे कम होगा। स्टबल या बैम्बू वेस्ट बर्निंग डिस्करेज होगी, कि अब बैम्बू जो है वो इथेनॉल प्लांट्स में दे दिए जाएंगे, जहां पर इसका उपयोग करके ये लोग इथेनॉल बना लेंगे। प्रोपिलीन एक पॉलीमर प्लास्टिक है, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल डिवाइस में उपयोगी है। अब इससे हम लोग प्रोपिलीन जो है वो बचा लेंगे, प्रोपिलीन बनेगा नहीं, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बूस्ट होंगी, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा की बचत होगी, राइट। बैम्बू कल्टीवेशन से को अश्योर्ड मार्केट मिलेगा कि लगातार बैम्बू जो है वो कल्टीवेट होते रहे। लॉन्ग टर्म एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन भी जो है वो होगा, ग्रीन इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी, नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने में ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। बस और कुछ नहीं है। प्रोपिलीन प्लांट आसाम के अंदर, बस इंडस्ट्री की ग्रोथ कराना है। प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन यही है कि आसाम को ट्रांसफॉर्म करेगा, कि आसाम रेन्यूएबल एनर्जी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का हब बन सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना। नेशनल गोल्स में ये कंट्रीब्यूट करेगा, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करेगा। बस अब एक और जो आर्टिकल है ये भी सिर्फ सुनने, मतलब 2-3 फैक्ट्स लिख लो पहले, तो सुनना नहीं, मतलब फैक्ट्स लिखना है। इंडियन रेलवेज ने घोषणा करी है कि बैराबी साइरांग रेलवे लाइन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। लाइन मिजोरम को पहली बार ब्रॉड गेज रेलवे कनेक्टिविटी देगी, पहली बार मिजोरम में प्रॉपर ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइनों वाली रेलवे कनेक्टिविटी आएंगी, बड़ी ट्रेन वाली। लिख लेना भैया, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन, पहली डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी है मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल में, बस इतना लिख लो। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखो डेवलपमेंट हो रहा है अभी तक। जैसे अभी 1-2 दिन पहले कुछ आर्टिकल्स आए थे, तो जिसमें इसी पर ही जिक्र हुआ था कि भाई हम लोग नॉर्थ ईस्ट को जो है वो एक प्रकार से भूल से गए हैं, है ना, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे, उस पर ट्रेड जो है वो नहीं करवा रहे हैं। वहां पर नॉर्थ ईस्ट की जब भी बात होती है तब हम लोग सिक्योरिटी का बोलते हैं, या स्मगलिंग के इश्यूज को रोकना है, या इलीगल माइग्रेशन को रोकना है, ऐसी चर्चाएं होती है वहां पर। ट्रेड, डेवलपमेंट, ग्रोथ, कनेक्टिविटी और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, लॉजिस्टिक, इन सब चीजों की तो बात नहीं होती है। तो 55 मेजर ब्रिजेस बन रहे हैं, 87 छोटे ब्रिजेस बन रहे हैं, 5 टनल बन रहा है, ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। मिजोरम लैंडलॉक स्टेट है, अभी तक सिर्फ रोड नेटवर्क पर डिपेंडेंट था। पता होना चाहिए आपको कि मिजोरम के अंदर अभी तक सिर्फ रोड नेटवर्क था भैया, अब रेलवे नेटवर्क जो है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अब यहाँ पर कम होंगी, बैम्बू, जिंजर, ऑरेंज, पाइनएप्पल एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे। तो ट्रेड पर बेसिकली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफी आलोचनाएं की जा रही थी कि भाई आप नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अब हमने नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको बोलते हैं ना कि आशियान का गेटवे, ये ASEAN आशियान का गेटवे है। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बेहतर करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट पर काम करना जरूरी है।
यहाँ पर दिक्कतें होती थी, हिली टेरेन्स वगैरह होते थे, इसके कारण यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक सा गया था, बट अब इस क्षेत्र पे हम लोग अच्छा काम करने पर फोकस कर रहे हैं। बस बस जो फैक्ट मैंने आपको बताया वो बस थोड़े से ध्यान में रखो। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल नाम से जन्म में आ रहा है, ये ऐसी चीजें वैसे प्रीलिम्स में आती नहीं है इस टाइप की। ये बेसिकली एक प्रकार का मैनुअल हो कि हम लोग भाई डिफेंस के प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें खरीदने वाले हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी है ना, तो मैनुअल एक 2025 का ये बताता है कि रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट कैपिटल प्रोक्योरमेंट। अच्छा, मतलब हम बड़े एसेट्स जो है वो नहीं खरीदेंगे, रोजमर्रा वाले एसेट्स खरीदेंगे। ये मैनुअल में वो चीज लिखी हुई है। इंडस्ट्री 5 साल के लिए ऑर्डर अश्योर जो है वो करेगी कि 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक प्रकार से ये मत लिखना, ये वाली चीज नहीं आएगी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर जुडिशियल बैकलॉग जो है वो कितने हैं ये पता होने चाहिए आपको। सितंबर 2025 तक 69,553 सिविल केसेस और 18,864 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। सिविल केसेस की पेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा है ना, याद रखना। ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सिविल केसेस की पेंडेंसी काफी ज्यादा है। लगभग 80% मंथली फाइलिंग्स जो है वो डिस्पोज की गई हैं 2025 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिस्पोजल रेट जो है वो अगस्त 2025 में 80% का है, यानी कि इतने केसेस आए, 100 आए हैं तो 100 में से 80 केस जो है वो खत्म कर दिए। अच्छी चीज है। सुप्रीम कोर्ट जो है, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑपरेटिंग एट फुल सैंक्शन जज स्ट्रेंथ एंड मेकिंग स्विफ्ट अपॉइंटमेंट्स, पेंडेंसी हैज कंटिन्यूड टू राइज सिंस 2023। 2023 के बाद से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, दैट इज ट्रू ऑब्वियसली, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी सैंक्शन जज की कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है? मेरे ख्याल से इसके जज की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स हैं कि जज टोटल नंबर ऑफ जजेस की टोटल नंबर ऑफ जज स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। यस, तो ये चीज है। जुडिशियल पेंडेंसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना उसका आंसर देने की। और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जरूर ज्वाइन करें, 0 से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर तैयारी की जाएगी। तो चलो गाइज, अभी तक के जितने पेंडिंग टॉपिक थे सबके सब हम कवर अप जो है वो कर चुके हैं। अब कोई पेंडिंग टॉपिक जो है वो अपना बचा नहीं है इस महीने का, है ना। पूरे टॉपिक्स A to Z जो है वो कंप्लीटेड है। और अब कितना है, 28 है, 2 दिन और बचे, महीना खत्म। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।